प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला अगस्त माह का भाग 1, जिसमें आज हम 31 जुलाई और 1 अगस्त के समाचार पत्रों से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न बात करता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी फाइनेंशियल 21 वर्ष ईयर जो है 21-22 में विभाग की सभी योजनाओं की सोशल ऑडिट यानी सामाजिक अंकेक्षण करवाने का निर्णय लिया है? तो विकल्प है हमारे सामने, ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, डी कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। तो सही उत्तर होगा इसका ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग की सभी योजनाओं की सोशल ऑडिटिंग करवाने के लिए एक योजना शुरू की। उस योजना का नाम क्या है? उसका नाम है IMESA यानी आई से इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग एवोल्यूशन एंड सोशल ऑडिट। ये योजना शुरू की है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, ताकि विभाग की समस्त योजनाओं की सामाजिक यानी सोशल ऑडिटिंग करवाई जा सके। कैसे करवाएंगे? इसके लिए उन्होंने राज्य की सोशल ऑडिटिंग इकाइयां यानी सोशल ऑडिटिंग यूनिट्स और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान की मदद लेगा। इन दोनों के माध्यम से, स्टेट की सोशल ऑडिट इकाइयों के माध्यम से और इसके साथ ही जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, इनकी मदद से सोशल ऑडिटिंग करवाने का काम करेगा। अब बात करते हैं हम कि सोशल ऑडिटिंग होती क्या है, सामाजिक अंकेक्षण होता क्या है। देखिए, लोकतंत्र तब सफल होता है, तब सक्सेसफुल होता है जब उसमें क्या है कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, लोगों की भागीदारी बढ़ती है। ताकि योजना निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक जब लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, तब क्या है कि लोकतंत्र सफल होता है। तो लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिटिंग एक माध्यम है कि जो योजनाएं सरकार ने जनता के लिए शुरू की है, उस पर वॉच करने का भी अधिकार जनता को होना चाहिए। जनता में यह जागरूकता होनी चाहिए कि वो योजनाएं वास्तव में उस जिस उद्देश्य के लिए लाई गई थी, उस उद्देश्य को पूर्ण कर रही है कि नहीं कर रही। तो सरकार व लोगों यानी बेनिफिशियरीज जो हैं, स्टेक होल्डर जो हैं, द्वारा संयुक्त रूप से योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना है। सरकार और लोगों का द्वारा संयुक्त रूप से योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, जनता की भागीदारी बढ़े, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके और इनके माध्यम से गुड गवर्नेंस को अचीव किया जा सके। बात करते हैं कि सोशल ऑडिटिंग को सबसे पहले मनरेगा अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था कि ग्राम पंचायतों में शुरू की गई सभी परियोजनाओं की ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट को अनिवार्य करने वाला प्रथम अधिनियम था मनरेगा। और भारत में मेघालय स्टेट पिछले दिनों में चर्चा में रहा, किस लिए कि वहां उसने सोशल ऑडिट कानून पारित करने वाला पहला स्टेट बन गया। सोशल ऑडिट लॉ पास करने वाला मेघालय पहला राज्य बन गया था। तो ये है IMESA कानून, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लेकर आ रहा है कि विभाग की समस्त योजनाओं का 2021-22 में उनका सोशल ऑडिट सुनिश्चित किया जा सके। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 में, देश में MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? विकल्प है सिडबी, एक्सिम बैंक, IFCI, IIFCI। तो MSME हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सी है? वो है सिडबी है। प्रमुख वित्तीय संस्था MSME के लिए कौन सी है? सिडबी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। इसकी स्थापना की गई थी 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई। MSME हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है, MSME हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था है सिडबी। और क्या काम है? गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, उद्यमिता प्रोत्साहन और MSME क्षेत्र में
प्रतिस्पर्धा को, कंपटीशन को बढ़ावा देने हेतु ये काम करती है। अब बात करते हैं एमएसएमई के बारे में, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमई की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी नहीं, दुनिया की समस्त जो बड़ी इकोनॉमी है उनमें एमएसएमई का बड़ा विशाल रोल, व्यापक रोल क्या है कि रहता है। हम इन आंकड़ों से आप देख सकते हैं कि देश के अंदर 6.3 करोड़ एमएसएमई है और जीडीपी में 1/3 जीडीपी में इनका योगदान है। कई विकसित देशों में तो 55-60% तक योगदान है जीडीपी में एमएसएमई का। रोजगार का बड़ा महत्वपूर्ण विकल्प, रोजगार सृजन में की बड़ी व्यापक भूमिका है एमएसएमई की। और एमएसएमई को अगर मैं डिवाइड करूं तो आप एमएसएमई को निवेश के आधार पर इस तरह देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के आधार पर एमएसएमई को इनका वर्गीकरण आप समझ सकते हैं। माइक्रो लेवल पर सूक्ष्म, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, इस तरह दो भागों में बांटा है। सूक्ष्म उद्योग आते हैं 25 लाख तक का, जिनका इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर देख रहे हैं तो 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो सूक्ष्म उद्योग है। दूसरा है स्मॉल इंडस्ट्री, 25 से 5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर। और मीडियम, स्मॉल यानी लघु, मीडियम यानी मध्यम, 5 करोड़ से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो आता है मध्यम उद्योगों के अंतर्गत आता है। ये तो आगे मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। अगर सर्विस सेक्टर में देखें तो सर्विस सेक्टर में सूक्ष्म उद्योग कौन से हैं जिसमें क्या है कि 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। और लघु उद्योग कौन से हैं जिसमें 10 लाख से 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है। और मध्यम उद्योग कौन से हैं जिसमें 2 करोड़ से 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम इनको इस तरह वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अगर मैं एमएसएमई को टर्नओवर के आधार पर बांटूं तो माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्योग कितने तक आएंगे, 5 करोड़ तक का सूक्ष्म उद्योग में आते हैं। और स्मॉल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग आते हैं 5 करोड़ से 75 करोड़ का अगर टर्नओवर है सालाना, तो वो क्या है कि इसमें आएंगे, लघु इंडस्ट्री में आएंगे। और मध्यम इंडस्ट्री में कौन आते हैं जिसमें 75 करोड़ से 250 करोड़ तक का टर्नओवर है सालाना, वो मध्यम उद्योग में आते हैं। तो ये कैटेगरीज में हमने वर्गीकृत कर लिया कि एमएसएमई की जो किनको माइक्रो उद्योग बोलेंगे, किनको स्मॉल बोलेंगे, किनको मीडियम बोलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर अलग है और टर्नओवर के आधार पर अलग है। अब बात करते हैं कि जो एमएसएमई के लिए जो स्कीम चल रही है, कौन कौन सी स्कीम वर्तमान में चल रही है। देखिए, जब कोविड के समय आत्मनिर्भर भारत अभियान का पूरा फोकस रहा कि एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाए किसी भी तरह, तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, और इसी दौरान कोविड के समय ही लॉन्च किया गया था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS, इसको लॉन्च किया गया था। और इसके साथ ही सफुर्ती स्कीम है, वो भी एमएसएमई में पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सफुर्ती स्कीम चल रही है। इसी तरह एस्पायर स्कीम चल रही है। एस्पायर संबंधित है एमएसएमई में नवाचार, ग्रामीण उद्योग और एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एस्पायर स्कीम। इसके अलावा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, चैंपियंस पोर्टल है, एमएसएमई समाधान। ये कुछ योजनाएं एमएसएमई के संदर्भ में चल रही है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कभी कभी अखबारों में चर्चा में रहने वाला प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट एजेंसी किस मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, इन्फोर्समेंट एजेंसी चर्चा में रहती है अखबारों में, किस मंत्रालय के अंतर्गत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड रक्षा मंत्रालय। तो ईडी किस मंत्रालय के अंतर्गत है, ये आती है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ईडी इन्फोर्समेंट एजेंसी वित्त मंत्रालय की एक मल्टी डिसिप्लिनरी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्रालय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्व विभाग के अंतर्गत एक वित्तीय जांच एजेंसी है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेट एजेंसी है, वित्तीय जांच एजेंसी है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत। और ईडी 2 कानून जिसके लिए काम करता है, जो फाइनेंशियल लॉ है, 2 फिस्कल लॉ को लागू करने से संबंधित है। एक तो है फेमा 1999 का,
जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का। दूसरा PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, फेमा कानून, इससे पहले फेमा को फेरा बोलते थे जो 1973 था, तो फाइनेंशियल जो एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था इसको चेंज करके रेगुलेशन को मैनेजमेंट कर दिया। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित है। और दूसरा जो है मनी लॉन्ड्रिंग से है, 2002 का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी किसी भी माध्यम से जब आप ब्लैक मनी को सफेद करते हो, ठीक है, जिसे हवाला मनी भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसको मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों कानून पर इन दोनों लॉ को लागू करवाने के लिए क्या है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ईडी। बात करते हैं, चौथा प्रश्न है विश्व स्तनपान दिवस यानी ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कब मनाया जाता है? विकल्प है 26 जुलाई से 31 अगस्त के मध्य, 1 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य, 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य, दिसंबर का अंतिम सप्ताह। तो कब मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है वो मनाया जाता है, अब चल रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त के मध्य मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह। बात करते हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त। इस साल 2021 की थीम रखी गई है स्तनपान की सुरक्षा एक सहभागितापूर्ण जिम्मेदारी। उद्देश्य क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग को बचाने, समर्थन व बढ़ावा देने हेतु 1992 में पहला विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया 1992 के अंदर। लाभ क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के? लाभ है ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडी पाई जाती है जो वायरस, रोग, बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है और बच्चे की जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें वृद्धि करती है। माँ के लिए क्या लाभ है? माँ के लिए लाभ है माँ व शिशु के मध्य जो इमोशनल बॉन्ड को बढ़ावा देने की काम करती है। और महिलाओं में सबसे ज्यादा जो समस्या रहती है ब्रेस्ट कैंसर की है, तो ब्रेस्ट कैंसर को के खतरे को कम करती है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कई स्कीम्स भारत सरकार के स्तर पर, राजस्थान सरकार के स्तर पर भी इस हेतु चल रही है। अगर आप माँ स्कीम देखें, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन माँ स्कीम, जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की, वो भी इसी के लिए ऐसे रिलेटेड है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। तो ये विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त के मध्य अब मनाया जा रहा है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। हाल ही में कॉर्पेट CORPAT यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज का 36वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 36वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत के साथ इंडोनेशिया, ओमान, सऊदी अरब, सिंगापुर। तो सही उत्तर है इसका ए, इंडोनेशिया के साथ। 36वां संस्करण है भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ठीक है, कॉर्पोरेट का भारतीय नेवी, इंडियन नेवी और इंडोनेशियाई नेवी के बीच एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भागीदारी, सहयोग, सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसका आयोजन किया गया है। कॉर्पोरेट इंडियन नेवी और इंडोनेशिया नेवी के बीच में इंडिया पैसिफिक क्षेत्र के अंदर सहयोग, सुरक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह एक्सरसाइज का 36वां संस्करण किया गया। बात करते हैं, छठा प्रश्न है विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे और अंतरराष्ट्रीय स्थानिक निवासी इंडिजिनियस पीपल जो है दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है 2 जुलाई, 2 अगस्त, 9 अगस्त और 31 अगस्त। कब मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस? यह मनाया जाता है 9 अगस्त। उत्तर सही उत्तर है इसका 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्राइबल डे और इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल, संयुक्त राष्ट्र का स्थानिक लोगों के लिए एक कार्यकारी ग्रुप जिसकी मीटिंग 1982 में आयोजित हुई थी जिनेवा के अंतर्गत। उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू की गई और 1994 में 1994 से प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व ट्राइबल दिवस मनाया जाता है, जनजातीय दिवस मनाया जाता है। जनजाति ट्राइबल के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में बात करें, भारत और ट्राइब्स बात करें तो इंडिया के अंदर 8.6% भारत की जनगणना का ट्राइबल्स का है।
भारत की कुल जनगणना जनसंख्या का 8.6% ट्राइबल समूह से आता है। भारत के अंदर 700 ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। भारत में 700 ट्राइबल ग्रुप हैं भारत में, जिसमें से 700 में 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं, पीबीटीजी में आते हैं। और मैं बात करूं किस स्टेट में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है, तो सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है ओडिशा में। और सबसे ज्यादा जनजाति, सबसे बड़ी आबादी किस जनजाति की है, तो वो है गोंड जनजाति। सबसे बड़ी आबादी किसकी है, गोंड जनजाति की। और किस स्टेट के अंदर है सबसे ज्यादा, ओडिशा के अंदर आती है। बात करें कि हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, ऐसे स्टेट हैं जहां पर कोई भी जनजाति नहीं है। हालांकि बिहार में भी ऐसे स्टेट, बिहार में भी कम है जनजाति आबादी। और राजस्थान में मैं बात करूं, राजस्थान में कौन कौन सी जनजाति आबादी है, भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कंजर, सांसी, धानका, ये जनजाति क्या है कि राजस्थान में निवास करती है। और 1975 में राजस्थान सरकार ने ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की भी स्थापना की थी 1975 में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें ट्राइबल से संबंधित, तो आप 5वीं अनुसूची देखें, वो भी ट्राइबल एरिया से संबंधित है। 6th शेड्यूल देखें, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम स्टेट आते हैं। आर्टिकल 342 ए बात करता है कि प्रेसिडेंट किसी स्टेट के किसी आबादी को जनजाति घोषित करती है। तो प्रेसिडेंट का काम, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, 342 ए के तहत किसी समूह को जनजाति समूह घोषित करना है कि नहीं करना है, प्रेसिडेंट पर है। 15वां आर्टिकल देखें, ठीक है, ये किसी तरह के भेदभाव से मुक्ति बात करता है। 16 देखें, 46 देखें आप, 46 में एससी और एसटी ओबीसी के उत्थान की बात की गई है। आर्टिकल 335 में बात की गई है राज्य की सेवाओं में एससी एसटी के दावे, तो 335 इससे संबंधित है। आर्टिकल 338 ए जो संबंधित है एसटी कमीशन से, यानी अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है 338 ए। तो ये प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जनजाति आबादी से संबंधित है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। हाल ही में किन पूर्वी राज्यों के मध्य सीमा विवाद को सुलझाने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया? अभी पिछले दिनों पूर्वोत्तर के 2 राज्यों के अंदर सीमा विवाद इतना गहरा हो गया कि वहां पर कई तरह हिंसा देखने को मिली, ठीक है। तो कौन से 2 स्टेट हैं, वो एक है असम व मिजोरम के मध्य, असम व मेघालय के मध्य, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड के मध्य, त्रिपुरा व मिजोरम के मध्य। तो किन 2 राज्यों के मध्य विवाद था? असम व मिजोरम के मध्य। विकल्प ए सही है, असम व मिजोरम के मध्य ये सीमा विवाद है। मिजोरम की बात करें, मिजोरम पूर्व में असम का ही एक जिला था, इसे लुशाई हिल्स के नाम से जानते थे। जो नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट असम से ही निकले हैं, तो मिजोरम भी क्या है, असम का ही पार्ट था, जिसे पूर्व में क्या बोलते थे, लुशाई हिल्स नाम से जानते थे। मिजोरम 1972 में मिजोरम को यूटी का दर्जा मिला और 1987 में जाके इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। दोनों राज्यों के मध्य 1933 में एक सीमांकन किया गया था। उस सीमांकन को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद पनपा है, ठीक है। बात करते हैं कौन, आप इस मैप से समझ सकते हैं। मैं बात करता हूं, आप ये देखिए, ये असम के कौन कौन से आते हैं, करीमगंज है, हैलीकंडी है और कछार, ये जगह है। और यही मिजोरम के देखें, आइजोल, कोलासिब और ममित, ये 3 जिले आते हैं। इनको लेकर क्या है कि विवाद की स्थिति बनी हुई है इस ट्रायंगल पर, जिसमें असम, मिजोरम और मणिपुर आते हैं। और आप इन दोनों का देखें कि असम की सीमा लगभग नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के साथ असम की सीमा लगती है, जो 7 राज्यों के साथ लगती है, और इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगती है बांग्लादेश के साथ। और मिजोरम की बात करें, मिजोरम की सीमा किस किस से लगती है? मिजोरम की सीमा त्रिपुरा से लगती है, मणिपुर से लगती है, ऊपर असम से लगती है, और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है मिजोरम, एक बांग्लादेश के साथ और दूसरा
म्यांमार के साथ। ठीक है, तो आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से स्टेट आपस में किन किन से लगते हैं, उनकी सीमाएं कहाँ साझा होती हैं, जैसे और इंटरनेशनल बॉर्डर कहाँ कहाँ लगती है। जैसे मिजोरम की इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश और म्यांमार दोनों स्टेट से मिलती है। ठीक है, उसी तरह असम की बॉर्डर लगभग असम की बॉर्डर सभी 7 सिस्टर्स जो हैं उनके साथ साझा करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। 8 है बजट 2021-22। राजस्थान में किस अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया? तो किस अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया? विकल्प है ताल छापर अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य और सीता माता अभ्यारण्य। तो सही उत्तर है इसका ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर अभ्यारण्य क्या है? चूरू में है। चूरू में कहां है? सुजानगढ़ के आसपास ताल छापर अभ्यारण्य है, सुजानगढ़ के पास चूरू में। किस लिए प्रसिद्ध है ताल छापर? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभ्यारण्य, जहां पर स्थापित किया जा रहा है वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र। बात करते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है राजस्थान की किस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नेंस नाउ बेस्ट पीएसयू अवार्ड रिसर्च एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया? किस पीएसयू को सम्मानित किया गया? विकल्प है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो सही उत्तर है इसका राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, यानी राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड रील को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बात करते हैं रील क्या चीज है? रील ये क्या है? राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रमुख संस्था है रील। भारी उद्योग व लोक उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत मिनी रतन पीएसयू है। ये मिनी रतन का दर्जा दिया गया था इसको 1997 में। रील क्या काम करता है? रील की भूमिका क्या है? ग्रामीण भारत का उत्थान। ग्रामीण भारत का उत्थान कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्षय ऊर्जा और आईटी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। और किन क्षेत्रों में काम करता है रील? एग्रोगेरी क्षेत्र है, सोलर फोटोवोल्टिक क्षेत्र है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है और नवीन जो न्यू प्रोजेक्ट है इनको लेकर काम करता है रील, REIL। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अंतिम प्रश्न है राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना का संबंध किससे? राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना का संबंध किससे है? विकल्प है राज्य के प्रत्येक घर में कोरोना की दवा वितरण से, राज्य के सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाने से, सी डोर टू डोर कोरोना जांच से, और राज्य के प्रत्येक घर में पोलियो रोधी दवा पिलाने से। किससे संबंधित है? राजस्थान सरकार की घर घर औषधि योजना अभी लॉन्च की गई है। घर घर औषधि योजना संबंधित है राज्य के सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध करवाने से। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को चार चुनिंदा औषधीय पौधे हैं। कौन कौन से? तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। ये क्या है? उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि औषधीय पौधों के संरक्षण और महत्ता के प्रति लोगों में जागरूकता को पैदा किया जा सके। तो यहाँ हमने 10 प्रश्न पूरे किए। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।